नमस्कार जोहार। धुमकुड़िया के भूली बिसरी एक कहानी श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है 17वीं शताब्दी के शुरुआत की। छोटानागपुर के हीरा राजा दुर्जन साल और मुगल बादशाह जहांगीर की है। जहांगीर छोटानागपुर के हीरा और उसके क्षेत्र के बारे में काफी विस्तृत चर्चा तुझके जहांगीरी में करता है। आप इसे समझ सकते हैं कि मुगल दरबार में हीरा के लिए छोटानागपुर का महत्व कितना अधिक था। तो आज की कहानी की शुरुआत 17वीं शताब्दी के शुरुआत से होती है। उस समय छोटानागपुर में नागवंशी राजा दुर्जन साल राज करते थे। उनकी राजधानी थी खुखरा। खुखरा के अवशेष आज हमें रांची जिले के पेड़ो प्रखंड में मिलते हैं। मुगलों की काफी दिलचस्पी छोटानागपुर के हीरों में थी। मुगल बादशाह जहांगीर तुजु के जहांगीरी में हीरो के बारे में काफी विस्तृत चर्चा करते हैं। अकबर के साम्राज्य के विस्तार के बाद मुगल साम्राज्य समृद्धि के शिखर पर था। अकबर के समय से ही नागवंशी राजा मुगलों को मालगुजारी दिया करते थे। तो नागवंशी राज्य मुगलों के मालगुजारी राज्य थे, लेकिन ये मालगुजारी लगातार नहीं होती थी। कभी कभी कुछ दे दिया जाता था। जब भी कोई मुगल सरदार जोर डालता तो एक दो हीरे या हाथी भेज दिए जाते थे। इसके अलावा नागवंशी राज्य जंगल और पहाड़ी क्षेत्र में अपने अधिकार क्षेत्र में पूर्णतः स्वतंत्र ही थे। अपने पिता बैरी साल नागवंशी राजा बैरी साल की मृत्यु के बाद दुर्जन साल गद्दी पर बैठा। दुर्जन साल बहादुर और होशियार था। दुर्जन साल ने अपने भौगोलिक स्थिति का आकलन करते हुए पाया कि वो मालगुजारी न भी दे तो मुगलों से स्वयं को जंगली और पहाड़ी क्षेत्र में सुरक्षित कर सकता है। दुर्जन साल ने मालगुजारी देना बंद कर दिया। उस समय मुगल दरबार में बादशाह जहांगीर का शासन था। जहांगीर के राज के 10वें साल में इब्राहिम खान को बिहार का गवर्नर बनाया गया। इब्राहिम खान मुगल महारानी नूरजहां का भाई था। जहांगीर ने इब्राहिम खान को बिहार का गवर्नर बनाते ही नागवंशी राजा दुर्जन साल पर आक्रमण करने और उन्हें मालगुजारी न देने के लिए दंडित करने का आदेश दिया, ताकि मालगुजारी वसूला जा सके। बिहार आते ही इब्राहिम खान छोटानागपुर के राजा दुर्जन साल पर आक्रमण की तैयारी करने लगा। गौरतलब बात यह है कि जहांगीर छोटानागपुर के हीरो पर कब्जा करना चाहता था। इसीलिए इब्राहिम खान को उसने दुर्जन साल पर आक्रमण करने का आदेश दिया था। तो जब इब्राहिम खान युद्ध की तैयारी करने लगा बिहार आते ही, तो राजा दुर्जन साल को इस आक्रमण का जैसे ही पता चला, उसने पहले की परंपरा की तरह कुछ हीरे और हाथी देकर समझौता करना चाहा। मगर चूंकि इस बार जहांगीर का विशेष आदेश था कि इब्राहिम खान दुर्जन साल से अत्यधिक मात्रा में हीरो की प्राप्ति करे, मालगुजारी प्राप्त करे, तो इब्राहिम खान उस छोटी सी भेंट से संतुष्ट नहीं हुआ। जब तक राजा दुर्जन साल अपने सिपाहियों को, साथियों को युद्ध के लिए तैयार करता, तब तक इब्राहिम खान ने राजधानी खुखरा तक पहुंचकर अधिकार कर लिया। राजा दुर्जन साल मुगल सेना के डर से अपने परिवार और खास लोगों के साथ भाग गया और पहाड़ों में एक गुफा में छिप गया। मुगल सेनापति इब्राहिम खान ने राजधानी पर अधिकार करने के बाद राजा दुर्जन साल का पता करने के लिए चारों तरफ सैनिकों और गुप्तचरों को लगा दिया। जल्द ही राजा दुर्जन साल एक गुफा से पकड़े गए। अपने परिवार के सदस्यों के साथ दुर्जन साल गिरफ्तार कर लिए गए। इसके साथ ही इब्राहिम खान के हाथ में आए कई हीरे और 23 हाथी। मुगल बादशाह अपने सेनापति इब्राहिम खान के इस काम से काफी खुश हुआ और उसे 4000 मनसब इनाम दिया गया, साथ ही फतेह जंग की उपाधि भी। दुर्जन साल गिरफ्तार होने के बाद उसने अपने आप को छुड़ाने के लिए इब्राहिम खान को 84 करोड़ रुपए के सोना, हीरा, चांदी के जेवरात देने की पेशकश घूस में की, ताकि इब्राहिम खान उन्हें उसके बदले छोड़ दे। लेकिन इब्राहिम खान जहांगीर के विशेष आदेश के कारण ही दुर्जन साल पर आक्रमण किया था। अतः इब्राहिम खान ने दुर्जन साल को कैद कर दिल्ली भेज दिया। दिल्ली दरबार में उसे सजा सुनाकर ग्वालियर किले के कारागार में भेज दिया गया।
काफी समय ग्वालियर किले के कारागार में दुर्जनसाल का समय व्यतीत हुआ। ग्वालियर कैद खाने में रहते हुए राजा दुर्जनसाल को 12 वर्ष हो गए। मुगल कैद से आजाद होने की कहानी भी इसकी बड़ी विचित्र है। हीरे के कारण ही राजा दुर्जनसाल बंदी बनाए गए थे और वही हीरे ही उसके आजादी के कारण भी बने। हीरा अगर उनके लिए दुर्भाग्य लेकर आया था तो वही हीरे सौभाग्य भी बने। दरअसल मुगल दरबार में कहीं से 2 बड़े हीरे आए थे, लेकिन वे असली थे या नकली, इस बात को लेकर मुगल दरबार में काफी विवाद था। मुगल दरबार का कोई भी अधिकारी या जोहरी उन हीरों की पहचान नहीं कर पा रहा था। अंततः बादशाह ने असली हीरे की पहचान के लिए हीरा राजा दुर्जनसाल को दरबार में बुलाया। ग्वालियर किले से मुगल दरबार में नागवंशी राजा दुर्जनसाल को लाया गया। दोनों हीरे उनके सामने रखे गए। राजा दुर्जनसाल ने अपने अनुभव से असली हीरे की ओर इशारा किया, लेकिन सिर्फ इशारा करने भर से बात नहीं बनी। उसे अपनी बात को सत्य साबित भी करना था। अपनी बात की सत्यता साबित करने के लिए राजा दुर्जनसाल ने 2 भेड़ों की सींग में दोनों हीरों को बंधवाया और उन दोनों को लड़ाई करवाई। भेड़ों की लड़ाई के बीच में नकली हीरा टूट गया और असली हीरा में खरोंच तक नहीं आई। इस तरह असली हीरे की पहचान मुगल दरबार में राजा दुर्जनसाल ने साबित कर दी। साथ ही अपने हीरे के ज्ञान का भी अच्छा प्रदर्शन किया। इस घटना से जहांगीर काफी प्रभावित हुआ। मुगल बादशाह जहांगीर ने अंततः राजा दुर्जनसाल को अपने कैद से आजाद किया। लेकिन इसी घटना में एक और व्यक्ति का नाम आता है, भीम सिंह। भीम सिंह छोटा नागपुर के बीरू परगना के जागीरदार थे। भीम सिंह के पूर्वज हरिदेव ओडिशा से आकर केसल परगना में बसे थे। उनको ये परगना जागीर के रूप में छोटा नागपुर के राजा से एक सुंदर हीरा के बदले मिला था। भीम सिंह के बारे में कहा जाता है कि भीम सिंह दुर्जनसाल के साथ कैद कर लिए गए थे और हीरे पहचानने के जो गूढ़ रहस्य था वो दुर्जनसाल को भीम सिंह ने ही बताया था। इसी से खुश होकर कैद से छूटने के बाद भीम सिंह को पूरा बीरू परगना इनाम में राजा दुर्जनसाल ने दे दिया था। मुगल बादशाह जहांगीर राजा दुर्जनसाल के इस कार्य से काफी खुश हुआ और उन्हें उनका राज्य और सम्मान वापस लौटा दिया गया। साथ ही मुगल बादशाह ने राजा दुर्जनसाल से कुछ और भी इच्छा हो तो मांगने को कहा। राजा दुर्जनसाल ने अपनी उदारता दिखाते हुए ग्वालियर किले में कैद अपने सभी साथी राजाओं को छोड़ने की गुजारिश की। मुगल बादशाह ने उनकी बात मान ली। 1616 में जहांगीर ने अपने सिपा सलार इब्राहिम खान को दुर्जनसाल पर आक्रमण का हुक्म दिया था और 1628 में 12 साल बाद राजा दुर्जनसाल पुनः आजाद हुए और अपना राज्य वापस पाया। इस तरह जिन हीरों के कारण राजा दुर्जनसाल ने अपना राज्य खोया था, उन्हीं हीरों के बदौलत अपना राज्य वापस भी पा लिया। धन्यवाद।